नमस्कार दोस्तों, स्वागत है के साथ आपके सामने मौजूद यहाँ पे चल के सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों। आज होने वाली है इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक, बताएंगे किस मामले पर चर्चा होगी दोस्तों। इसी के साथ में मकर संक्रांति पर लालू यादव सीटों का करेंगे अंतिम बंटवारा, बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी के प्राइवेट सर्वे में बताएंगे लोकसभा की कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही है। साथ साथ दोस्तों राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं की मेहनत के बाद अखिलेश यादव और मायावती दोनों पार्टी के गठबंधन के साथ में आने वाले हैं, बताएंगे कहां से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी अपडेट या सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई सारी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ लगातार बने रहिए। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर 11:30 बजे इंडिया गठबंधन की आज बैठक बुलाई गई है। ऑनलाइन बैठक में जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार को संयोजक घोषित किया जा सकता है। ये अपने आप में बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। इसके साथ में योगेंद्र यादव बोले, कहा भारत जोड़ो यात्रा ने देश के भयपूर्ण और खामोश के चक्र को तोड़ा था। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत होने वाली है। भारत जोड़ो अभियान ने आज दिल्ली में इस यात्रा पर जन संगठन जन आंदोलन के साथियों के साथ चर्चा का आयोजन किया है। बैठक में राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह, वेणुगोपाल जी मौजूद रहे। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने जन आंदोलन के मुद्दे और सुझाव को सुना है। साथ साथ आपको बता दें कि मकर संक्रांति पर बिहार के अंदर सीटों का बंटवारा होने वाला है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर भोज का आयोजन किया गया है। फिलहाल यहाँ सियासी खिचड़ी पकाने की जानकारी दी जा रही है दोस्तों। 6 दलों की मांग पूरा करने के लिए बिहार में 55 से 60 सीटें लगेगी, लेकिन बिहार के अंदर मात्र 40 सीटें हैं। तो अब किस तरीके से सीटों का बंटवारा किया जाएगा, लालू नीतीश यहीं पर मकर संक्रांति के दही चूड़ा मीटिंग में ही तय करने वाले हैं, जो जानकारी सामने आ रही है। नीतीश कुमार की पार्टी 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और आरजेडी 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके बाद बाकी की सीटें लेफ्ट और कांग्रेस में बांटे जाने वाली है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से कांग्रेस पार्टी के मंदिर उद्घाटन में नहीं जाने को लेकर निशाना साधा जा रहा है, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर उल्टा सवाल खड़ा करते हुए कहा कि क्या भगवान के मंदिर में निमंत्रण से जाया जाता है? किस तारीख पर कौन व्यक्ति कहां मंदिर पर जाएगा, क्या ये राजनीतिक पार्टी तय करेगी? क्या एक राजनीतिक दल तय करेगा कि अपने भगवान से मिलने के लिए कब जाऊं? ना इंसान किसी को मंदिर में बुला सकता है, ना इंसान किसी को मंदिर में जाने से रोक सकता है। किसी भी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की एक विधि विधान होता है, धर्मशास्त्र से ये संपूर्ण हो सकता है। 4 पीठों के शंकराचार्य ने स्पष्ट कह दिया है कि वो अधूरे मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। ऐसे में अगर ये कार्यक्रम धार्मिक नहीं है तो कार्यक्रम राजनीतिक है। एक राजनीतिक कार्यक्रम में मेरे और मेरे भगवान के बीच एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बिचौलिया बनकर नहीं बैठ सकते, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पवन खेड़ा ने भाजपा को उसी के भाषा में कड़ा जवाब दिया है दोस्तों। साथ साथ कर्नाटक के अंदर राजनीतिक सर्वेक्षण को लेकर बड़ी अपडेट आई है। कांग्रेस पार्टी के नेता सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार ने एक निजी एजेंसी यानी प्राइवेट एजेंसी से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कर्नाटक के अंदर सर्वे कराया है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार सर्वे के अंदर कांग्रेस पार्टी की लहर की भविष्यवाणी की गई है। आने वाले चुनाव के अंदर कर्नाटक की 27 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 16 सीटें मिल सकती है। बाकी की सीटें भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस गठबंधन को मिलेगी। यानी अभी की बात करें तो जेडीएस पार्टी के बीजेपी के साथ गठबंधन करने के बावजूद स्थिति कांग्रेस पार्टी की काफी मजबूत है। राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, इसका सीधा मतलब यह है कि पार्टी को फायदा मिलेगा। निजी सर्वेक्षण यानी प्राइवेट कंपनी ने भी इसी तरीके के संकेत दिए हैं दोस्तों। और अगर कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा गिरता है, पिछली बार बीजेपी को लगभग 25 सीटें मिली थी, अगर बीजेपी का यह आंकड़ा गिरकर 11-10 पर आ जाता है तो इसका सीधा मतलब यह है कि दक्षिण भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से खत्म होने जा रही है। साथ अखिलेश यादव मायावती के संपर्क में है, बीएसपी पार्टी के संपर्क में है। न्यूज चैनल भारत 24 ने दावा किया है कि 35-30-10-5 के फॉर्मूले पर काम किया जा रहा है। यानी 35 सीटें समाजवादी पार्टी लड़ेगी, 30 सीटों पर बीएसपी उम्मीदवार उतारेगी, 10 सीटें कांग्रेस पार्टी को लोकसभा की दी जाएगी और 5 सीटों पर आरएलडी को मैदान में उतारा जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इन बातों को इस बात से बल मिलता है दोस्तों, क्योंकि पिछले दिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच में गठबंधन को लेकर एक बड़ी बैठक होने वाली थी, लेकिन बैठक को पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। कारण यह बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी बीएसपी को साथ में लाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब सीट बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियां थोड़े और समय चाहती है, इसीलिए 15 तारीख तक अगले बैठक में फैसला ले लिया जाएगा कि किस तरीके से सीटों का बंटवारा होगा और बीएसपी को कैसे एडजस्ट किया जाएगा। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आने वाले दिनों के अंदर एक विशाल इंडिया गठबंधन देखने को मिलेगा। साथ साथ राम की मर्यादा, पत्रकार की मर्यादा, सवाल पूछते हुए रवीश कुमार ने बताया कि कैसे न्यूज चैनल के वैन पर लिखा है उसको ध्यान से पढ़ा जाना चाहिए। न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष के वैन पर लिखा है कि मंदिर वहीं बनाया है, यानी ऐसा लगता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई कार्यक्रम चल रहा है। इस पर जवाब देते हुए पत्रकार विनोद कापड़ी, जो कई बार मीडिया के अंदर रहे हैं, मीडिया के बड़े जिम्मेदार पत्रकार के तौर पर जाने जाते रहे हैं, उन्होंने भी इस तस्वीर पर टिप्पणी करते हुए कहा कि तस्वीर और भी अद्भुत हो जाती अगर न्यूज चैनल के अंदर बैठे मोनू मानेसर और बिटू बजरंगी जैसे जोम्बी कैमरा, माइक, डंडे, लाठी लेकर इन वाहनों की छत पर बैठे होते। गजब का मंजर होता। अभी भी वक्त है, एक कोशिश तो बनती है। यानी दोस्तों अयोध्या में हो रहे कार्यक्रम में ऐसा लग रहा है कि मानो मीडिया वालों ने इसे बीजेपी का कार्यक्रम मानकर अपने सोशल मीडिया से लेकर अपने टीवी वैन पर भी ऐसे ऐसे नारे लगाए हैं, जैसा लग रहा है कि मीडिया नहीं बल्कि बीजेपी खुद मीडिया की जिम्मेदारी संभाल रही है। साथ साथ अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन कार्यक्रम के लिए अखिलेश यादव को निमंत्रण पत्र नहीं भेजा गया है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि उनको निमंत्रण नहीं मिला है। इससे पहले विश्व हिंदू के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि सभी नेता को निमंत्रण भेजा जा चुका है और भेजा जा रहा है। सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने शुक्रवार
शुक्रवार को जानकारी देते हुए कहा कि मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान श्री राम के नाम पर हम लोगों को अपमानित ना करें। आप ही में से कोई एक साथी आया था, हमारे पास अगर रिकॉर्डिंग होगी तो देख सकेंगे और सुन सकेंगे। उन्होंने ये कहा कि आपको न्योता मिला है। उसके बाद सच्चाई सामने आई, वो न्योता नहीं था, वो कोरियर से भेजा गया कोई न्योता है जो अभी तक नहीं पहुंचा है। कुल मिलाकर दोस्तों अखिलेश यादव को औपचारिक तौर पर कोई न्योता नहीं दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि किस आधार पर यह तय किया जा रहा है कि किसको न्योता दिया जाएगा, किसको न्योता नहीं दिया जाएगा। अगर अखिलेश यादव को न्योता नहीं दिया गया है तो इसके पीछे क्या बड़ा कारण होगा, आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ अखिलेश यादव बोले, कहा भाजपा ने सपा समर्थक के नाम मतदाता सूची से या तो कटवा दिए या दूसरे बूथों में शामिल करा दिए ताकि बहुत से मतदाता अपना वोट डालने के लिए ही ना जाए। राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी से पूछे कई सवाल। कहा किस पंचांग से निकाली गई है प्राण प्रतिष्ठा करने की तारीख, एक आदमी के चलते क्या ये फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के कार्यक्रम तो नहीं है जो बिना किसी पंचांग को देखे हुए ये तय किया गया है। साथ सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा करने के प्रावधान वाले कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। इस समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश की जगह सरकार के एक मंत्री को शामिल किया गया है दोस्तों, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनके सहयोगी को हटाकर एक मंत्री को ऐड किया गया है, जिसके कारण सरकार आसानी से किसी भी व्यक्ति को अपने मन चाहे व्यक्ति को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चीफ बना सकती है। इस कानून का मसौदा तैयार होने के बाद इसे चुनौती दी गई है, लेकिन कोर्ट ने चुनौती को स्वीकार नहीं किया है और एक तरीके से सरकार को अभी फायदा दिया है। सरकार के कानून पर रोक नहीं लगाई जाएगी। साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी एक मंदिर में सफाई कार्यक्रम का फोटो शेयर कर रहे थे, लोगों ने इस पर टिप्पणी करते हुए तरह तरह की राय दी है। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह बोले, कहा फोटो जीबी मोदी जी इवेंट शो आयोजित किया जाता है। एसपीजी सुरक्षा प्राप्त प्रधानमंत्री के दौरे पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, सिवाय कैमरा टीम के। चुनाव नजदीक आते ही नाटकबाजी शुरू हो गई है। कौन सी गंदगी साफ कर रहे हैं महोदय, गोदी मीडिया को खुराक दिया जाता है, दिन भर उसी पर डिबेट होता है। यानी प्रधानमंत्री मोदी जिस प्रांगण की सफाई कर रहे हैं वहां पर पूरी तरीके से दोस्तों साफ सफाई दिखाई दे रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री पोछा कहां लगा रहे हैं, जहां पर पूरी तरीके से क्लीन है चीजें। अगर वाकई प्रधानमंत्री ये दिखाना चाहते हैं कि वो सफाई करना चाहते हैं तो उनको जहां गंदगी है वहां जाकर पोछा लगाना चाहिए था, ना कि साफ जगह पर जाकर पोछा लगाना चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ ये बीजेपी हमारे चारों शंकराचार्य को भी कह रहे हैं कि वो सनातनी नहीं है। अखिलेश यादव ने भाजपा के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। साथ साथ हाईकोर्ट ने उड़ीसा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार करने के दौरान बीजू जनता दल के संघ चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपको उड़ीसा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, ना कि दिल्ली हाईकोर्ट सीधा जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को उड़ीसा हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की अनुमति दे दी है। यह याचिका उड़ीसा के अंदर बीजेपी के महासचिव जतिन मोहंती के द्वारा दायर की गई है। दोस्तों साथ साथ हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी का जबरदस्त डर सता रहा है। ऐसा इसलिए है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 40 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी ने दावा किया था कि उसको 75 सीटें मिलेगी। 75 प्लस का नारा भाजपा के लोगों ने दिया था 2024 में। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के कारण बीजेपी को जबरदस्त खौफ सता रहा है। हरियाणा के मतदाताओं ने तो उसे 5 साल के बाद 2019 में ही झटका दे दिया था, लेकिन अब 75 का टारगेट बीजेपी कभी लेकर नहीं चलेगी, क्योंकि उनको समझ में आ चुका है कि हरियाणा उनके हाथ से इस बार निकलने वाला है। एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है, इसीलिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पंचकुला के अंदर फ्लॉप शो किया है। यानी वो रोड शो करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन रोड शो तो नहीं हो पाया, फ्लॉप शो जरूर हो गया। बामुश्किल 2-3 हजार लोग आ पाए होंगे। 7 किलोमीटर के रोड शो में मात्र आधा किलोमीटर तक यात्रा कर पाए और उसके बाद रोड शो खत्म हो गया, जिसके बाद अब कयास लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में हार मान चुकी है। और कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है दोस्तों, आने वाले दिनों के अंदर पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की लहर बहती हुई दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी के हाथ से हरियाणा का चुनाव निकलता जा रहा है। यही बड़ा कारण है कि बीजेपी अब हरियाणा के अंदर राम मंदिर का एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि एंटी इनकम्बेंसी को दूर किया जाए। हो सकता है कि बीजेपी हरियाणा के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ करवा दे। साथ साथ अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में निमंत्रण को कांग्रेस पार्टी ने ठुकरा दिया, तो अब मीडिया में यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि इससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा, लेकिन हकीकत यह है कि देश के शंकराचार्य ही जब मंदिर प्रतिष्ठान में नहीं जा रहे हैं, कम से कम 2 शंकराचार्य हैं तो जो खुलकर अधूरे मंदिर के निर्माण को लेकर और उद्घाटन को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का भी एकदम ऐसा ही स्टैंड है दोस्तों। इसके बावजूद मीडिया में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ असम की बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार ग्रामीण महिला उद्यमों के लिए कुछ शर्तों के साथ नई वित्तीय सहायता योजना लेकर आई है, जिसके माध्यम से कहा गया है कि उनके बच्चों की सीमा अब तय की जाएगी। यानी सामान्य और ओबीसी श्रेणी की महिलाएं अगर इस योजना का लाभ उठाना चाहती है तो उनके 3 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की महिलाओं के लिए ये सीमा 4 बच्चों की कर दी गई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान की घोषणा करते हुए कहा कि धीरे धीरे राज्य सरकार की सभी लाभवादी योजनाओं में ऐसे जनसंख्या के मापदंड जोड़े जाएंगे, यानी जनसंख्या के हिसाब से लोगों को सरकारी फायदे
मिलेंगे, यानी दोस्तों अगर लोगों के 3 से ज्यादा बच्चे होंगे तो उनको सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस तरीके की और भी कई स्कीम आने वाली है। साथ ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल का नाम बदलने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि राज्य का नाम आखिर पश्चिम बंगाल क्यों है, राज्य का नाम बंगला होना चाहिए था। यानी दोस्तों भारत और बांग्लादेश के पार्टीशन से पहले यानी 1947 से पहले पूरा बांग्लादेश एक प्रांत हुआ करता था, लेकिन बांग्लादेश बनने के बाद भारत वाले हिस्से को पश्चिम बंगाल कहा जाने लगा और इसी नाम को आगे की ओर बढ़ाया गया। लेकिन अब मांग की जा रही है कि इस नाम को बदला जाना चाहिए, पश्चिम बंगाल का नाम बांग्ला होना चाहिए। ममता बनर्जी की इस मांग पर मोदी सरकार की मुहर लगेगी, तभी जाकर नाम बदला जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी ने क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक बड़ा मुद्दा उठाया है जिसका असर 2024 के चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों सत्ता इंडिया गठबंधन को मिला छात्र संगठन का साथ, नई शिक्षा नीति को लेकर जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन। छात्र संगठनों का आरोप है कि केंद्र सरकार ने अपनी नीतियों के जरिए शिक्षा के तंत्र पर हमला किया है। छात्र संगठन ने केंद्र सरकार पर शिक्षा के फंड में कटौती करने का आरोप लगाते हुए छात्रवृत्ति की कटौती को लेकर भी बड़ा मुद्दा उठाया है। दोस्तों उनका कहना है कि शिक्षा पर सालाना खर्च बजट लगातार कम होता जा रहा है, ये रवैया ठीक नहीं है। छात्रों ने कई और आरोप बीजेपी सरकार पर लगाए हैं, नई शिक्षा नीति पर लगाए हैं। साथ साथ कांग्रेस के 3 सांसदों का निलंबन वापस हो गया है। लोकसभा की विशेष अधिकार समिति ने कांग्रेस पार्टी के सदस्य अब्दुल खालिक, डॉक्टर के जयकुमार, विजय कुमार उर्फ विजय बसंत का निलंबन वापस ले लिया है। विशेष अधिकार समिति ने लोकसभा के अध्यक्ष को निलंबन वापस लेने की सिफारिश कर दी है, यानी आने वाले लोकसभा के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस पार्टी के सारे नेता मौजूद रहेंगे और आने वाले दिनों के अंदर कई सारे और भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सस्पेंशन से राहत मिल सकती है। देखते हैं भाजपा सरकार क्या फैसला लेती है और पार्लियामेंट में किस तरीके से निर्णय लिए जाते हैं। जो भी खबर आगे आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप लोग हमारे साथ लगातार जुड़े रहे, इसीलिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत